चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो किंग जॉन है उनके सामने बैरोन्स ने डिमांड रखी कि हमको ये सब चाहिए। तो ये जो है, उस समय सोचो ये कहानी कब की है, 1215 की है। तो उस समय वर्ल्ड के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी राजा के सामने लोगों ने अपनी डिमांड रखी थी। बहुत बड़ी चीज थी। मतलब राजा के सामने तो लोग हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि महाराज मुझे माफ कर दीजिए, रिक्वेस्ट वाले मोड में रहते हैं। डिमांड वाली पोजीशन में कभी कोई आया नहीं था पूरे वर्ल्ड में। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि हमको जो है ये सब चाहिए। ये जो डिमांड रखी गई थी, इसी को कहा गया मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। तो जो डिमांड बैरोन्स ने रखी थी जॉन से, उन्हीं को बोला गया मैग्ना कार्टा। जो कि फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में ऐसा हुआ कि लोगों को उनके राइट्स दिए गए, और इसी राइट को नाम दिया गया मैग्ना कार्टा। तो मतलब अब जहां भी राइट्स की बात होती है तो उसको क्या टर्म दिया जाएगा, मैग्ना कार्टा। तो ऐसे ही अगर पूछता है कि इंडिया के संविधान में मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहीं से ये लाइन आया कि राइट की बात जो है लोगों को समझ में आए कि नहीं, हम लोगों का अपना भी कुछ राइट होना चाहिए। स्टोरी समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? तुम लोग कुछ पूछ नहीं रहा है आज, एकदम निश्चिंत होके बैठा हुआ है। कंसेप्ट क्लियर है तो फिर गुंजाइश नहीं आती पूछने की। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। दुर्गेश, कुछ पूछना है? नहीं है? क्लियर है सबको? तो हाँ हूँ बोलते रहेंगे ना तो मुझे लगेगा कि हाँ सब हैं, क्योंकि सबका वीडियो हाँ ऑफ। सर। तो पता तो चले कि जिंदा है कि चले गए। जिंदा रहने के लिए कुछ कुछ बोलना जरूरी है। चलो फिर। तो ये जो कहानी थी, कहानी पूछेगा नहीं एग्जाम में। एग्जाम ये कहानी इसलिए मैंने बताया कि आपको मैग्ना कार्टा समझ में आए कि मैग्ना कार्टा वर्ड कहाँ से आया है और क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय टोटल 7 राइट्स जो है दिए गए थे, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। उसमें जो पहला था उसका नाम था राइट टू इक्वलिटी। लिखते जाना है सबको। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। उसके बाद दूसरा जो है वो है राइट टू फ्रीडम। ये है आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 से 22। उसके बाद है, अच्छा निकिता को शायद मैसेज नहीं किया। निकिता, तुमको स्टेनोग्राफर के बारे में पता चला क्या? स्टेनोग्राफर के बारे में जो हम लोग क्लास नहीं। जा रहे हैं, स्टेनोग्राफर के नहीं बारे सर। में हम लोग एक सेमिनार करने जा रहे हैं 17 जुलाई को। ठीक है, इसी महीने, मतलब आज 9 तारीख है। 17 तारीख को एक सेमिनार है, और उस सेमिनार में ओके जो सर। स्पीकर है वो हमारे ऑफिस में 10 साल का उनका एक्सपीरियंस है स्टेनो का। स्टेनो के पोस्ट पर हैं, चीफ कमिश्नर के साथ में वो रहते हैं। और उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कुछ बच्चे हैं जिनको आप स्टेनो सिखा दीजिए, क्योंकि तुम लोग बोल रहे थे ना कि स्टेनो कहाँ सीखें कहाँ सीखें, कोई इंस्टीट्यूट है क्या, कोई ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट है क्या। सबसे बड़ी बात है कि इंस्टीट्यूट तो रहता ही है, लेकिन ऑथेंटिक कोई है क्या जो सिखा दे। तो उन्होंने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है,
और गुड न्यूज ये है कि थाने में जो अपना ब्रांच है, थाने का जो अपना ब्रांच है, वहां पर हम लोग स्टेनो की क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं। वो 17 तारीख को जो सेमिनार है, वो मतलब विषय पे है। और 17 से ही हम लोग क्लास भी शुरू कर देंगे, या 18 से क्लास शुरू कर देंगे नेक्स्ट डे से। और टोटल जो है हम लोगों को 40 सीट्स चाहिए, ओनली 40 बच्चों का एडमिशन लेंगे। और वही 40 बच्चे को जो है ठाकुर जी समझाने वाले हैं। उनका नाम है BK ठाकुर, विभाकर कुमार ठाकुर। ये पटना में भी स्टेनो सिखाए हैं बच्चों को, और फिर जब जॉब लगी तो इधर आ गए। तो इनका सिखाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग उस दिन देख लेंगे, समझ लेंगे। तो अगर तुम स्टेनो सीख जाते हो तो तुम्हारा मैथ वाला जो टेंशन है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि बिना मैथ का एक एग्जाम है जो आपको ऑफिसर बनाता है, वो है स्टेनोग्राफर का एग्जाम। तो उसकी तैयारी अगर किसी को करनी है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करना, अगर कुछ और जानना है तो। क्लियर है? मेरे ख्याल से निकिता के अलावा सबको पता है। बाकी लोगों से तो मैं मिल चुका हूं, या बाकी लोगों को क्लास में बताया है। दो हो गया। थर्ड में लिखो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये है आर्टिकल 23 और 24, आर्टिकल 23 एंड 24। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है आर्टिकल 25 से 28। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये है आर्टिकल 29 से 30। 6 नंबर पे लिखो, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी है, ये है आर्टिकल 31। इसको तो रिपील किया था ना? हाँ हाँ, मैंने बोला कि जब संविधान बना था उस समय कितने राइट थे? 7, वही लिख रहे हैं हम लोग। और 7 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ये है आर्टिकल 32। साथ के साथ आपको लिखना है, लिख लिया सबने? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। सर। अच्छे से लिखने के लिए आप लोग लूसेंट सामने रखिए, तो स्पेलिंग और ये सब जो है आपको वहां से मिल जाएगा, नहीं तो वहां पे टाइम वेस्ट करना पड़ेगा अपने। मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, फिर भी अगर किसी को हैंडराइटिंग और इसकी दिक्कत है तो लूसेंट सामने रखो, जिससे कि फटाफट तुम लिख सको। ठीक है? हाँ मधुरा कुछ बोल रही थी। सर, राइट टू प्रॉपर्टी का आर्टिकल क्या लिखा है आपने? आर्टिकल 31। ओके, आर्टिकल थैंक यू। 31। ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, आगे बढ़े। चलो, तो जो ये 6 नंबर का है, यहां से एक लकीर खींचो नीचे की तरफ, 6 नंबर का। और उसके बारे में थोड़ा सा यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि नायर ने बताया, वो पॉइंट हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये रिप्लेस किया गया है। रिप्लेस्ड टू आर्टिकल 300A में। रिप्लेस करके कहाँ पहुंचा दिया है? 300A में पहुंचा दिया है, जिसको बोलते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा। कब करना पड़ा? 1978 में। कौन से नंबर का था? 44 नंबर का था। और इस अमेंडमेंट के थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में था, उसको वहां से हटा के 300A में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है? 300A में शिफ्ट कर दिया गया।
तो आपसे अगर पूछेगा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है अभी फंडामेंटल राइट है कि कौन सा राइट है, तो इसका आंसर है राइट टू प्रॉपर्टी अब, मतलब 1978 के बाद फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये अब एक लीगल राइट्स है। मुझे कौन बताएगा लीगल राइट और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या है? हैंड रेज करना है। किसको पता है फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में डिफरेंस? दो लोगों को पता है, बाकी लोग? मंगलम को भी पता है, ठीक है, तीन लोग। बाकी लोग? कौशल, कौशल तुम्हारा एग्जाम हो गया CHSL का? हाँ सर। नहीं, 11th को है सर। 11th को है, अच्छा। आज जो है ऋतुजा पवार का एग्जाम है नहीं? हाँ सर। इसका मैसेज आया है कि आज मेरा एग्जाम है। ठीक है, और किसका है CHSL का एग्जाम? मेरा है सर। दुर्गेश कब है तुम्हारा? आज आज है, अरे वाह, कितने बजे से? 11 बजे से। 11 बजे से, ओके। चलो, निकिता ने भी हैंड रेस किया। निकिता बताओ क्या है डिफरेंस? सर जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसके बुक में लिखा गया है और वो उसको प्रोटेक्ट करता है। हम्म। मतलब आर्टिकल वहां से है, वहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। एंड हम्म। जो लीगल राइट्स है ना, वो कंट्री का जो लॉ है या लॉ बुक है या रूलिंग बुक्स है, उसको उसके ट्रीटीज में आता है, उसके इसमें आता है। लीगल राइट्स एज बोल सकते हैं कि लॉ से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो वहां से लिए हुए हैं, या वहां लिखे हैं। निकिता, निकिता ने जो बोला है, निकिता के शब्द जो है वो इधर उधर है, लेकिन भावना सही है। अच्छा, कौन इसको शब्द को भी ठीक कर सकता है? नेक्स्ट सर मैं। नाम नायर। हाँ नायर। सर फंडामेंटल राइट जो है, मैं समझता हूँ ये जन्मजात अधिकार है कि जन्म से ही व्यक्ति को मिलते हैं। लेकिन लीगल राइट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो है जो एक उम्र के बाद व्यक्ति को मिले जाते हैं। जैसे राइट टू वोट जो है वो 18 साल के बाद मिलते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह से ठीक है। और किसने हैंड रेस किया है? मंगलम। मंगलम, तुम बताओगे लीगल राइट और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है? लीगल राइट्स, ये सर फंडामेंटल राइट्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतलब तय किया गया है कि हर एक आदमी को मतलब मिलना ही चाहिए। हम्म। और लीगल राइट्स हो गया कि मतलब ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हाँ मिलना ही चाहिए, लेकिन अगर मतलब वो राइट्स नहीं मिला तो उसके खिलाफ वो अपोज कर सकता है। मतलब हम्म। इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ वो राइट्स है, लीगल राइट्स। चलो, नेक्स्ट सुप्रिया। सर लीगल राइट अमेंड हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं हो सकते हैं। अमेंड हो सकते हैं मतलब? मतलब जैसे कुछ रिक्वायर्ड रहा तो चेंजेस कर सकते हैं। क्यों? फंडामेंटल राइट्स तो हम लोग अमेंड करते ही हैं, लीगल राइट भी तो अमेंड होता है। अमेंडमेंट तो हम कहीं भी कर सकते हैं ना सुप्रिया, अमेंडमेंट के लिए तो कोई है ही नहीं रूल। अमेंडमेंट तो हम कहीं भी कर सकते हैं ना, संविधान का संशोधन तो कहीं भी कर सकते हैं। मतलब किसी ने भी यस सर। सही सही जवाब नहीं दिया है। रेनू, तुम बताओ, तुम लोगों को पढ़ाया है मैंने? भूल गई? हाँ, मतलब चलो थोड़ा देखो, थोड़ा है। अभी याद आ जाएगा, देखो। फंडामेंटल हाँ, राइट्स का मतलब है कि अगर कोई भी चीज आपका फंडामेंटल राइट्स है, और कोई भी इंसान या स्टेट या सरकार या गवर्नमेंट अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, हनन मतलब हम लोगों को नहीं देता है, हम लोगों को वो क्या कहते हैं उसको, मतलब नहीं मिल पाता है, अधिकार। ठीक है, हाँ। अधिकार वो डिप्राइव्ड ऑफ नहीं, द राइट्स। हाँ नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। ओके, फंडामेंटल हाँ राइट्स, समझ हाँ फंडामेंटल राइट्स के लिए जो है हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। और जो ऐसा हमारा राइट जो है वो नहीं दे रहा है, जो चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, चाहे गवर्नमेंट ही क्यों ना हो,
उसके अगेंस्ट में हम कोर्ट में जा सकते हैं। कहाँ कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन लीगल राइट जो है, लीगल राइट में आप सरकार के खिलाफ, मतलब स्टेट के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका घर है, नायर का जो घर है वो कल्याण के एकदम जबरदस्त लोकेशन पे है, और उस लोकेशन पर अब सरकार को लग रहा है कि यहाँ रोड बननी चाहिए कि मस्त एकदम हाईवे गुजरेगा इधर से। तो अब अगर सरकार चाहे तो नायर का घर जो है वो सरकार ले सकती है, और उसके बदले में जो सरकारी रेट है वो रेट में पैसा नायर को दे दिया जाएगा। तो इसके खिलाफ में नायर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त नहीं कर सकता है। आया समझ में नायर? हाँ जी। हाँ सर। और अगर मान लो दिवाकर सर जो है उनको पसंद आ गया नायर जी का घर, और दिवाकर सर थोड़े दबंग किस्म के हैं सपोज, तो गए और जो है जबरदस्ती जो है नायर का घर ले लिए, जमीन अपने कब्जे में ले लिए, तो इस केस में नायर जो है जाएगा कोर्ट में दिवाकर सर के अगेंस्ट में। तो वहां पर जो है मतलब लीगल राइट का मतलब ये हो गया कि अगर कोई पर्सन आपके खिलाफ है तो आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट चाहे तो आपकी प्रॉपर्टी अपने पास में रख सकती है, आप उसके खिलाफ में कहीं पर भी दरखास्त या अपील नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लीगल राइट। तो पहले क्या था, जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट्स था। तो फंडामेंटल राइट्स था तो ये लोग जो है कोई ना कोई, जैसे जमीन लेता था सरकार तो वो लोग पहुंच जाते थे कोर्ट में कि हमारा ये जमीन है, नहीं ये जाना चाहिए। तो इस तरह से ना बहुत सारा केसेस होने लगे। इसके लिए राइट टू प्रॉपर्टी को यहां से हटा दिया गया और उसको लीगल राइट में डाल दिया गया, जिसके बाद अब जो है सरकार चाहे तो आपकी जमीन, आपका घर, वो सब अपने कब्जे में ले सकती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। हाँ बताइए सुप्रिया, क्या बोल रही हो? सुप्रिया आपका हैंड सर रेस है। हाँ। सर मैं वही कह रही थी, मतलब फंडामेंटल राइट बेसिक राइट है, वो अमेंड नहीं कर सकते। जैसे अभी सरकार ने चाहा कि इनका हक छीनना है तो वो छीन नहीं सकती हमसे, उसको नहीं नहीं, अमेंडेबल नहीं, वैसे मैं कह रही अरे तुम जो बोलना चाह रही थी वो सही था, वर्ड गड़बड़ था। ठीक है, हूँ। वही अच्छा सेम सर, ओके। चीज निकिता के साथ भी वही था, बोलना वो सही चाह रही थी, भावना सही था, बट वर्ड जो सेलेक्ट कर रहे हैं आप वो गलत है। तो वो ध्यान से समझना है कि कौन सा वर्ड, एमेंड वर्ड यूज किया तुमने, जो कि यहाँ पर एमेंड वर्ड नहीं हो सकता है। निकिता ने वर्ड यूज किया संविधान में है, वो संविधान में नहीं है, तो वो भी नहीं यूज कर सकते। नायर आपका हैंड रेस है, बताइए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, कुछ वर्ष हो गए मैंने उसे खरीदा है, लेकिन हाँ। अब मैं जब उसे बेचना चाहता हूँ, तब जब मैं अपील लाता हूँ, ब्रोकर वगैरह से बात करता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि किसी ने उस पर कब्जा या पोजीशन जमा रखा है। तो इस हम्म। स्थिति में फिर, इस स्थिति में भी वो प्रॉपर्टी राइट्स वाला आएगा क्या? नहीं तो आप जा इसमें सकते हैं करना क्या ना, होगा? वो पर्सन है ना, वो पर्सन के खिलाफ हाँ आप हाँ। कोर्ट में जा सकते हैं ना। कोर्ट में जाइए, उस अच्छा। पर्सन से लड़िए और कोर्ट को बोलिए मेरा जमीन वापस करो भाई, मैंने खरीदा है, मेरे पास ये प्रूफ है। ओके। ठीक है, चलो अब और कहानी वही शुरुआत तो। शुरू करते हैं हम लोग। राइट, सबसे पहला राइट टू इक्वलिटी। चलो अब पढ़ाई करते हैं, क्योंकि इस डिस्कशन में ज्यादा मजा है नहीं, मतलब एग्जाम में नहीं पूछेगा इतना। पढ़ाई कर लेते हैं। राइट्स टू इक्वलिटी जो पहला है वो है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, और 18 में क्या है। ये जो 5 आर्टिकल है आप बुक में पढ़ेंगे तो थोड़ा लंबा चौड़ा दिया हुआ है, कंफ्यूजन भी रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको कैचिंग वर्ड बताऊंगा जिसको आपको याद रखेंगे, तो एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो आराम से आप जो है टिक मार्क कर लेंगे। तो राइट टू इक्वलिटी वाले में जो आर्टिकल 14 है उसमें आपको 2 वर्ड लिखना है। क्या लिखना है? इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये 2 कैचिंग वर्ड है, यही दोनों वर्ड आता है एग्जाम में। इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ,
ये चीज जहां भी देखोगे समझ लेना कि वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 14 है। क्या मतलब हुआ कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब लोग समान हैं, वो हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो कोई एक भीख मांगने वाला भीख मंगा हो, दोनों जो है लॉ के सामने इक्वल है, इक्वलिटी है दोनों को। अगर किसी ने, दोनों ने कुछ क्राइम किया है तो दोनों को सेम सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब यही है जो आर्टिकल 14 कहता है। दूसरा वर्ड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ जो है वो इक्वली प्रोटेक्ट करता है दोनों को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, वो सबको इक्वलिटी इक्वल होता है। जैसे मान लो कोई गरीब है, उसके खिलाफ में कोई मुकदमा चल रहा है और उसके पास पैसा नहीं है, तो फिर उसको क्या करेगा ना, सरकार, गवर्नमेंट जो है उसको पैसा देके सरकारी वकील करवाएगा, गवर्नमेंट एडवोकेट करवाएगा, जिससे कि वो अपने जो है केस लड़ सके। तो मतलब पूरी तरह से वो प्रोटेक्ट करता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का यही मतलब है। दोनों टर्म समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। हाँ, अब सिर्फ याद रखना है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये दोनों टर्म किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 14 से रिलेटेड है। ठीक है, अब चलो आर्टिकल 15, यहां पर लिखिएगा सर नॉट, नॉट डिस्क्रिमिनेट। यहां पर जो कैचिंग वर्ड है, नॉट डिस्क्रिमिनेट, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नॉट डिस्क्रिमिनेट, तो जैसे कोई जैसे स्टेट है, वो किसी को भी कोई रिलीजन के माध्यम से, रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पर सरकार जो है किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। यह है आर्टिकल 15। क्लियर हुआ? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 क्लियर हुआ? कोई भी यस भेदभाव सर। कि ये फलाना रिलीजन का है, ये हिंदू है तो ये मुस्लिम है, ये फलाना रेस का है, ये फलाना कास्ट का है, ये मेल है फीमेल है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन सरकार नहीं कर सकती है। लेकिन सब में देखो, जितना भी राइट है ना, कोई भी राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है। एब्सोल्यूट राइट का मतलब होता है कि वो पूरी तरह से, बोलते ना कि जो रूल है वो इम्प्लीमेंट हो, ऐसा नहीं है। ये जितने भी राइट हैं वो सब में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। जैसे ये 15 आर्टिकल है, इसमें भी एक्सेप्शन है। अगर कोई मान लो लोअर कास्ट का है, या मान लो कोई जो है फीमेल है, बच्चे हैं, ठीक है, लोअर कास्ट का है, कम्युनिटी का है, तो उसके लिए सरकार चाहे तो अलग से व्यवस्था बना सकती है। तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते हो कि देखो हमारे साथ ना डिस्क्रिमिनेशन कर रही है सरकार, वो जो है वो उस कास्ट का है तो उसको सपोर्ट कर रही है और हमको नहीं कर रही है। तो उसको सपोर्ट इसलिए किया जा रहा है कि वो समाज में जो मेन स्ट्रीम है वहां से जो है बराबर पे पहुंच जाए, इसके लिए जो है उनको सपोर्ट किया जा रहा है। बच्चे और महिलाएं जो हैं उनके लिए अलग से कानून बनाया जा सकता है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, तो वो इस आर्टिकल का एक्सेप्शन में चला आएगा। ठीक है, आर्टिकल 14 15 क्लियर हुआ सबको? यस सर। आर्टिकल 16 पे चलते हैं। सुप्रिया का हैंड रेज है अभी तक। सुप्रिया कुछ पूछ रही हो या पहले वाला है? यस सर, नहीं पहले वाला तो डाउन चल गया था, अभी न्यू क्वेश्चन है। बोलिए। सर जैसे आपने कहा कि सरकारी वकील कर सकते हैं, तो हर कोई कर सकता है या फिर ऐसे कुछ लिमिटेशन है कि पैसे नहीं तो ही करना है? सरकारी वकील तो गरीबों के लिए है, लिमिटेशन वही है ना कि गरीब होना चाहिए। तो गरीब होना चाहिए तो प्रूफ होना चाहिए ना कि तुम गरीब हो, तो उसके हाँ लिए जो वही तो, उसके पास हाँ, उसके लिए अपने पास वो होना चाहिए ना, क्या बोलते हैं, बीपीएल तो कार्ड, उसके लाल कार्ड, पीला कार्ड, ये सब।
जो ओके एफोर्ड सर, नहीं कर मतलब सकते। कुछ प्रूफ के साथ ही सरकारी वकील हायर कर सकते हैं, तो फिर तुम प्राइवेट वकील करो, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, आपको हायर करना पड़ेगा सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। आर्टिकल 16 में जो है कैचिंग वर्ड लिखिएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी कहां पर? इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी जो ऑफिस है वहां पर अगर आपको जॉब चाहिए, और या सरकारी ऑफिस वाले को अगर कोई एम्प्लॉय चाहिए, तो उसके लिए ना उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक आदमी को देना पड़ेगा। हर एक आदमी को देना पड़ेगा का मतलब है कि अगर कोई वैकेंसी फिल होनी है, अगर कोई वैकेंसी फिल होनी है, तो उस वैकेंसी का जो नोटिस है या नोटिफिकेशन है वो पब्लिक होना चाहिए। मतलब लोगों के सामने जाना चाहिए कि इस ऑफिस में इतनी वैकेंसी है और इसके लिए हम लोग रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा। वो सारा कुछ जो है पब्लिक के सामने जाना पड़ चाहिए। उसके बाद ही उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, फिर वो वैकेंसी फिल होनी चाहिए किसी भी सरकारी ऑफिस में। ऐसा नहीं होगा कि कोई मान लो हायर ऑफिसर है, कमिश्नर रैंक का है, आईएएस ऑफिसर है, वो चाहे तो अपने कोई रिलेटिव को बैकडोर से सरकारी ऑफिस में जॉब दिलवा दे। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, न्यूज़पेपर का एक नाम है एम्प्लॉयमेंट न्यूज, उसमें जो है हर एक सरकारी वैकेंसी के बारे में लिखा जाता है। वहां पर आना चाहिए वैकेंसी, और उस वैकेंसी के ऊपर लिखा रहना चाहिए कि इसमें हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं, आप लोग सब एप्लीकेशन करिए। फिर इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट की जाएगी और फिर किसी को सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब जो अपॉर्चुनिटी है वो सबको इक्वली मिलना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्लियर है कौशल? हाँ सर। चलो, नेक्स्ट है। आज एग्जाम भी है दुर्गेश का, तो शायद दुर्गेश को एक क्वेश्चन यहां से जो है आ जाए भगवान। नहीं दुर्गेश, दुर्गेश सोच रहा होगा आज की क्लास से कुछ आ जाए। चलो आज, यस सर। हाँ आज की क्लास से जो क्वेश्चन आने वाला है वो मैं बता रहा हूं अभी। ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे एग्जाम में। क्वेश्चन है आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो है उसको एबॉलिश किया गया है। मतलब क्या हुआ कि जो छुआछूत है उसने उसको टच कर लिया तो हम जो है छोटे हो गए, वो छोटे कास्ट का है, ये बड़े कास्ट का है, उसका टच किया हुआ खाना नहीं खाएंगे, उसका टच किया हुआ हम पानी नहीं पिएंगे। ये सब जो भेदभाव है, ये सब जो व्यवहार है, ये नहीं होना चाहिए। इसकी मनाही की गई है हमारे संविधान में। ये है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने की बात कही गई है। और ये जो आर्टिकल है ये कई बार एसएससी में पूछा है, वी बहुत बार जो है ये एग्जाम में आया है आर्टिकल 17। तो याद रखिएगा आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से संबंधित है। अब चलो आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में लिखना एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स का मतलब कि कोई जो है, जैसे पहले अंग्रेज लोग क्या करते थे, राय बहादुर, नायक, इस तरह का ना उपाधि देते थे, टाइटल देते थे। तो उस टाइटल से ऐसा लगता था कि ये आदमी थोड़ा दूसरे कैटेगरी का है, ये आदमी जो है दूसरे प्लेनेट का है। तो इस तरह से उसको अलग से सम्मान दिया जाए, ऐसा दिया जाए, वैसा दिया जाए। और वो आदमी भी अकर के बात करता था कि हम फलाना है। तो इसके लिए इस टाइटल को खत्म कर दिया गया कि कोई भी आदमी अपना टाइटल जो है वो नहीं यूज करेगा, वो एबोलिश कर दिया गया है। अब टाइटल में कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि आर्मी पर्सनल जो है वो अपने नाम के आगे मेजर यूज कर सकता है। आर्मी पर्सनल जो है अपने नाम के आगे मिलिट्री लोग जो है कैप्टन यूज कर सकता है, ये सब टाइटल यूज कर सकता है। ठीक है। इवन जो प्रोफेशन है डॉक्टर का,
तो वो भी डॉक्टर यूज कर सकता है। अब इस चक्कर में क्या हुआ है, आजकल जितने भी इंजीनियर हैं वो भी अपने नाम के आगे इंजीनियर लगाने लगे हैं। कोई है इंजीनियर इस क्लास में? नहीं तो बुरा मान जाएगा। कोई है क्या इंजीनियर? कोई इंजीनियर नहीं है। हाँ मैं हूँ। हाँ देखो, मिल गया। बुरा नहीं मानना कौशल। तो नहीं इंजीनियर लोग भी क्या कर रहे हैं, ई आर लगा देंगे। जैसे कौशल का मन करेगा तो अपने नाम के आगे लगाएगा इंजीनियर कौशल विश्वकर्मा, जबकि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इवन हम लोग भी, मैं भी जब बात करता हूं तो मैं क्या करूंगा, फोन पे बोलूंगा इंस्पेक्टर दिवाकर बोल रहा हूं। ये इंस्पेक्टर टाइटल यूज नहीं करना चाहिए, ये कोई आपको टाइटल नहीं दिया गया, वो तो आपका पोस्ट है। ठीक है, तो टाइटल के रूप में इसको यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन टाइटल का यूज कहाँ कर सकते हैं, वो मिलिट्री में कर सकते हैं, वो आपको बता दिया। उसके बाद अगर कोई बंदा पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, भारत रत्न है, तो उस टाइटल को यूज किया जा सकता है। बाकी जितना भी टाइटल है जो अंग्रेज का दिया हुआ था वो तो हटाना ही है, और ये सब भी यूज नहीं करना है। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है, सबसे पहला जो है वो था आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या था? Before law, किसके साथ? protection of law. हाँ चलो, निकिता से बात करते हैं। निकिता आज के बाद फिर क्लास नहीं आएगी, आज बहुत बार निकिता का नाम लिया है। हाँ निकिता, Hmm? बोलिए चलो सर। बताओ एक एक करके जो तुमने लिखा है 14 से 18 क्या क्या लिखा है, फटाफट बताओ। कैचिंग वर्ड बताना है। सर आर्टिकल आर्टिकल 14, डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है सर, आर्टिकल आर्टिकल 14 14। 14 14। हाँ सर, फंडामेंटल राइट्स, इक्वलिटी, राइट टू, राइट टू स्टार्टिंग हुआ था ना इक्वलिटी। सर। हाँ राइट टू हाँ इक्वलिटी। हाँ हाँ, फिर उसके बाद है राइट टू इक्वलिटी है फर्स्ट। सेकंड आता है फंडामेंटल राइट टू 14 टू 18 तक, वहां तक है। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वलिटी है, और ये मतलब हमें ना इक्वल बोलता है, जैसे कोई अमीर हो या गरीब हो, तुम इनके क्या बीच में लिखे हो वो इक्वलिटी बताना दिखाता है। है। अरे निकिता, नहीं समझाना नहीं तो है। सर राइट टू नहीं 14 टू 18 तक राइट टू इक्वलिटी है ना। नहीं नहीं। ये लिखी नहीं है मुझे लगता है। हाँ एक मिनट, कौशल बताओ क्या क्या लिखा है। आर्टिकल 14 में क्या है कैचिंग वर्ड जो बोला है लिखने के लिए, कौशल? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वालिटी फ्रीडम, बिफोर राइट लॉ। टू। हाँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये कैचिंग वर्ड है जो एग्जाम में पूछेगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा वर्ड है इक्वल प्रोटेक्शन इक्वल ऑफ So, लॉ। प्रोटेक्शन। ये दो law वर्ड आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है वो रेनू बताओ क्या लिखा है कैचिंग वर्ड। cannot हाँ, discriminate. कैन नॉट क्या? डिस्क्रिमिनेट, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन किसी किस के अंदर बेसिस पे? भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस। ठीक है। और आर्टिकल 16 जो है वो नायर बताएंगे। नायर बताओ क्या है, क्या लिखा आपने? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हाँ, आपने कुछ कमेंट किया है कि दोनों में मिक्स हो जा रहा है आपको। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या दिक्कत हो रहा है, नहीं, क्या मिक्स हो क्योंकि रहा है? मिक्स नहीं हो रहा है, ये एक सब सब्जेक्टिव ओपिनियन है कि जैसे आर्टिकल 15 कहता है कि कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हाँ यानी अगर जनरल हो, भले SC ST हो या फिर OBC EWS हो, इनको सबको इन पे डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं। लेकिन आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे अगर आप देखें तो जनरल को 32 साल की उम्र तक ही दिया जाता है, लेकिन बाकी जो भी है उनको एज रिलैक्सेशन मिलती है, तो ये तो हाँ, फिर तो वही ना, कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ ना। एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मैंने क्या लाइन यूज किया था? कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो है एब्सोल्यूट नहीं है, हर एक जगह पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यहाँ पर भी है। जी एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर? एक्सेप्शन यहाँ पर है कि अगर सरकार चाहे जो भी लोअर कास्ट के लोग हैं उनको अपर कास्ट के बराबर करने के लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है, जो कि दिया जाता है। आर्टिकल 16 के तहत ही रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन क्यों है? जी। क्योंकि सरकार का मानना है कि वो जो है मेन स्ट्रीम से
अभी भी पिछड़े हुए हैं, जो भी SC ST कम्युनिटी है, इसके लिए वो वहां पर रिजर्वेशन दिया गया है। तो आप इसके लिए मतलब कि आपने बोला कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है और दूसरी तरफ जो है आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये कंट्राडक्टरी है। तो बराबर। कंट्राडक्टरी तो है, इसके लिए उसको एग्जैक्ट। क्या किया है, एक्सेप्शन में डाल दिया है। ठीक है। उनको एज रिलैक्सेशन भी है, उनको मार्क्स भी कम लाने होते हाँ हाँ, हैं, वो ये सब पूरी तरह वो भेदभाव है। वो डिस्कशन करने के लिए कोई कोई फायदा नहीं है। तो वो डिस्कशन करके कोई अपने को यहाँ कोई नेता वेता तो है नहीं। तो क्या है नहीं है, वो विवाद का विषय है, डिस्प्यूट का विषय है, जो आजकल आप लोग आते रहता है फेसबुक पे और इधर। तो उससे कुछ होगा नहीं। इसीलिए जिनको रिजर्वेशन नहीं है वो चाहते हैं कि रिजर्वेशन हटा दिया जाए, जिनको रिजर्वेशन है वो चाहते हैं कि चलता रहे। तो इसके लिए इसमें हम लोग ये करके मतलब डिस्कशन करके कुछ फायदा निकलने वाला नहीं, यही है। करना होगा तो नेता लोग ही करेंगे जो करेंगे। तो और नेता लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं। तो इसलिए जिनको रिजर्वेशन नहीं है उनको 2 घंटा ज्यादा पढ़ना है, जिनको रिजर्वेशन है उनके लिए जो है वो एक एड ऑन है कि चलो हमको ये फायदा मिला हुआ है। और कुछ नहीं है इसमें, कोई कुर्सी। हमको हमको इसमें डिस्कशन और इसमें पढ़ के कोई फायदा नहीं है। ठीक है। जी जी, ये नेता चलिए। लोग करेंगे नहीं, कुर्सी के पैर हिल जाएंगे इनके। हाँ, तो कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि रिजर्वेशन जब हुआ था तो उस समय 10 साल के लिए ही किया गया था, और वो 10-10 साल पे हमेशा वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो इसलिए कोई उसको हटाने वाला है नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। इम्प्लीमेंट जो है वो कास्ट के हिसाब से ही हो रहा है, जबकि यहाँ पर भी है कि कास्ट के हिसाब से ना करके अगर आप गरीब और अमीर के हिसाब से करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि नुकसान किसको हो रहा है कि जो ऑलरेडी कास्ट में भी है लेकिन अमीर है, वो रिजर्वेशन का फायदा ले लेते हैं, तो वहां पर दिक्कत है इवन। खैर जाने दो। आ जाओ अब इधर। 16 हो गया, 17 और 18 मुझे बता दो, कौन बताएगा 17 18? शुभांगी 17 बताओ। शुभांगी 17 में क्या यस लिखा? सर। आर्टिक यस सर, आर्टिकल 70 वो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल टाइटल्स। को ठीक। हटाने के लिए बोले। ठीक है, तो आप लोग सब लोग क्या करिए, जो जो मैंने कैचिंग वर्ड बताया है उसको खाली सर्कल में कर दीजिए, तो आपको याद करना इजी हो जाएगा। जैसे आर्टिकल 14 में लिखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ लिखा है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ को कर दो सर्कल में। आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेट जो वर्ड है उसको कर दो सर्कल में। आर्टिकल 16 में अपॉर्चुनिटी को कर दो सर्कल में। और आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को कर दो सर्कल में। आर्टिकल 18 को टाइटल्स को कर दो सर्कल में। तो ये जो सर्कल में किया है आपने, इसको याद रखना है, यही वर्ड आपको ढूंढना है, तो फिर आपको मिल जाएगा कि हाँ ये अपने को याद रखना है। तो आज हम लोगों ने पढ़ाई किया इक्वलिटी, जो राइट टू इक्वलिटी है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। सेकंड जो है वो हम लोग शुरू करेंगे, सेकंड वाला वो लिख लो, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, सेकंड वाला, राइट टू फ्रीडम। कोशिश करना है कि क्लास में ही याद हो जाए, इसीलिए लिखना जरूरी है। कोई ये सोच के मत देखो वीडियो कि हम लिख लेंगे बाद में दोबारा वीडियो देख के, मजा नहीं आएगा। आप लिखते रहिए।